तसव्वुर करें एक ऐसे दूर का जब हिंदुस्तान दुनिया का इल्मी मरकज था। एक ऐसा जमाना जब शानदार फनून लतीफ़ा, इनकलाबी साइंसी दरियाफ्तें, लाजवाल अदब और एक अजीम सल्तनत बरसगीर के बड़े हिस्से को मुत्तहिद किए हुए थी। खुश आमदीद गुप्ता सल्तनत की दास्तान में, जिसे अक्सर हिंदुस्तान का सुनहरी दौर कहा जाता है, आज हम इस सल्तनत के उरूज, अजमत और देरपा वर्से का तफसीली जायजा लेंगे। अगर आप कदीम तारीख से दिलचस्पी रखते हैं तो वीडियो को लाइक करें और मजीद तारीखी सफर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तकरीबन 320 से 550 ईस्वी तक गुप्ता हुक्मरानों ने शुमाली हिंदुस्तान को खुशहाली, इल्म और तख्लीकी सलाहियतों का मरकज बना दिया। ये सिर्फ फातेह हुक्मरान नहीं थे बल्कि इल्म और दानिश के सरपरस्त भी थे। आइए वक्त का सफर करते हुए इस अजीम दौर में चलते हैं। इस दास्तान का आगाज मौजूदा रियासत बिहार के इलाके मगद्दे से होता है। गुप्ता खानदान की बुनियाद श्री गुप्ता ने रखी, लेकिन असल तरक्की का आगाज उनके जानिशीन चंद्रगुप्त अव्वल ने तकरीबन 320 ईस्वी में किया। उन्होंने ताकतवर लचेओ कबीले से शादी के जरिए अपनी सियासी हैसियत मजबूत की। इस इत्तेहाद ने गुप्ता खानदान को न सिर्फ वकार बल्कि वसाइल भी फराहम किए। उनके बेटे समोदरगुप्त ने तकरीबन 335 से 375 ईस्वी तक हुकूमत की और वो एक गैर मामूली फौजी हिकमत अमली के माहिर थे। उन्हें अक्सर हिंदुस्तान का नेपोलियन कहा जाता है। उन्होंने शुमाली और वस्ती हिंदुस्तान में कामयाब फौजी मुहिम्मात चलाएं, मुताद्दिद बादशाहों को शिकस्त दी, इलाकों को अपनी सल्तनत में शामिल किया और दूर दराज के हुक्मरानों से खराज वसूल किया। ताहम वो सिर्फ एक फातेह नहीं थे बल्कि शायर, मुसीकार और एक अकीदतमंद हिंदू भी थे। उन्होंने अपनी ताकत के इजहार के लिए इश्विम्युद्ध युग भी अंजाम दिया। उनके दरबारी शायर हरी सीना की तहरीर करदा अलाहाबाद सुतून की तहरीर आज भी उनके दौर की अहम मालूमात फराहम करती है। इसके बाद चंद्रगुप्त दुवम का दौर आया, जिन्हें विक्रम आदित्य भी कहा जाता है। उन्होंने तकरीबन 375 से 415 ईस्वी तक हुकूमत की और उनके दौर में गुप्ता सल्तनत अपनी बुलंद तरीन सतह पर पहुंची। उन्होंने मगरबी किश्तरफ हुक्मरानों को शिकस्त दी, सल्तनत को मगरिब की जानिब उज्जैन तक वसअत दी और अपने दरबार को इल्म व अदब के मरकज में तब्दील कर दिया। उनके दरबार में मशहूर नौरतन मौजूद थे, जिनमें अजीम शायर कालिदास भी शामिल थे। ये दूर सिर्फ फतूहात का नहीं बल्कि सकाफती और साइंसी इनकलाब का जमाना भी था। संस्कृत जबान अपने उरूज पर पहुंच गई। कालिदास ने अबेजनान शकनितलिम, मेघदूत और रघुवंश जैसी शाहकार तसानीफ तख्लीक की जो आज भी हिंदुस्तानी सकाफत पर गहरा असर रखती है। शायरी, ड्रामा और पुराणों की तख्लीक भी इसी दौर में फरोग पाई। फिन तामीर और मुसव्वरी ने भी हैरत अंगेज तरक्की की। खूबसूरत पथरीले मंदिरों की तामीर हुई। दिल्ली का मशहूर लोहे का सुतून बनाया गया जो 1600 साल से जायद अरसे से जंग से महफूज है, जबकि अजंता के गारों की शानदार तस्वीरें और रंगीन फरिस्को आज भी दुनिया भर के सयाहों को मुतासिर करते हैं। इसी दौर में अजीम माहिर फल्कियात और रियाजी दान आर्यभट्ट ने जमीन की अपने महवर पर गर्दिश के बारे में नजरिया पेश किया, पाई की दुरुस्त तरीन कदरों में से एक मालूम की और सूरज मरकज नजरिए से मिलते जलते तस्वुरात बयान किए जो कोपरनिकस से कई सदियां पहले थे। उन्होंने मुसलसत और सिफर के तसव्वुर पर भी अहम काम किया। वराह मुहीर ने फल्कियात और नजूम के मैदान में नुमाया खिदमात अंजाम दी। आज जो अशारी निज़ाम और अदाद हम इस्तेमाल करते हैं, उनकी जुड़ें भी इसी दौर में मिलती है। तिजारत रोम, जुनूब मशरकी एशिया और चीन तक फैली हुई थी। सोने के सके मईशत की मजबूती की अलामत थे। तिजारती अंजुमने गिल्ड्स कामयाबी से काम कर रही थीं और इंतजामी निज़ाम मुअस्सिर था, जिसमें सूबे और देहाती काउंसिलें शामिल थीं। हिंदू मत को नई जिंदगी मिली, जबकि बुद्ध मत और जैन मत भी अमन के साथ तरक्की करते रहे। नालंदा जैसी अजीम दरसगाहें पूरे एशिया से तलबा और उलमा को अपनी जानिब मुतवज्जे करती थीं। कुमारगुप्त अव्वल और सिकंदरगुप्त ने सल्तनत का बहादुरी से दिफा किया, खुसूसन हुन हमला आवरों के खिलाफ। सिकंदरगुप्त की फतूहात ने सल्तनत को मजीद कई सालों तक कायम रखने में अहम किरदार अदा किया, लेकिन हर अजीम सल्तनत की तरह गुप्ता सल्तनत को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कमजोर जानिशीन, अंदरूनी इख्तिलाफात, वाकाटिक्का और मालो की यशविदेरमन जैसे जागीरदार हुक्मरानों की बढ़ती हुई ताकत और हनूहे के मुसलसल हमलों ने सल्तनत के वसाइल को कमजोर कर दिया। 6वीं सदी के वस्त तक विष्णुगुप्त जैसे हुक्मरानों के दौर में सल्तनत सुकड़कर मगद्दे के चंद इलाकों तक महदूद रह गई।
بعض مؤرخین کے مطابق دریائے گنگا کے علاقے میں آنے والا ایک تباہ کن سیلاب بھی اس زوال کی ایک ممکنہ وجہ تھا۔ تقریباً 550 عیسوی تک گپتا سلطنت کا عملی طور پر خاتمہ ہو گیا اور اس کی جگہ مختلف علاقائی طاقتوں نے لے لی۔ اگرچہ گپتا سلطنت ختم ہو گئی لیکن اس کی روشنی کبھی مدھم نہیں ہوئی۔ اس نے ہندوستانی تہذیب و ثقافت کو گہرے انداز میں تشکیل دیا۔ مندروں کا فن، رزمیہ ادب، جدید سائنس کی ریاضیاتی بنیادیں اور حکمرانی کے وہ اصول جنہوں نے بعد کی سلطنتوں کو متاثر کیا، سب اسی دور کی یادگار ہے۔ گپتا دور نے ثابت کیا کہ کسی قوم کی اصل طاقت علم، تخلیق اور خیالات کے امتزاج میں پوشیدہ ہوتی ہے۔ آج بھی جب ہم صفر کا استعمال کرتے ہیں، سنسکرت شاعری سے لطف اندوز ہوتے ہیں یا قدیم ہندوستانی دھات کاری کے شاہکاروں پر حیران ہوتے ہیں، تو دراصل ہم گپتا سلطنت کے ورثے سے جڑے ہوتے ہیں۔ انہوں نے دنیا کو دکھایا کہ امن، علم کی سرپرستی اور فکری آزادی مل کر ایک حقیقی سنہری دور پیدا کر سکتے ہیں۔ ایک بکھری ہوئی دنیا میں ان کی داستان ہمیں اتحاد، اختراع اور علم کی طاقت کی یاد دلاتی ہے۔ آپ کے خیال میں گپتا سلطنت کی سب سے بڑی کامیابی کیا تھی؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور تاریخ کے مزید دلچسپ سفر کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ دیکھنے کا شکریہ۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے اور یاد رکھیے کہ ماضی کو سمجھنا ہی مستقبل کو بہتر بنانے کی کنجی ہے۔